Hello students, welcome to Dikshant Study Tech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about the first part of your first biology chapter, which name is Fundamental Unit of Life. Students, this is the first part of your first bio, and before it we already studied about first chapter of your chemistry and first chapter of your physics. Okay. आज हम लोग अपने इस बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर की तरफ आपको लेके हम चल रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप सबको पता है कि इसको हम लोग सेल भी कहते हैं। हमारे लाइफ का, हमारे बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के, प्लांट के बॉडी का जो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही आपका चैप्टर का नाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे जो आपका ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या है, इसके एक एक वर्ड के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला है फंडामेंटल। ठीक है, फंडामेंटल क्या होता है? तो फंडामेंटल का मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा आपका थीम, कुछ ऐसा पार्ट, कुछ ऐसा कंपोनेंट जो किसी भी बॉडी के कंप्लीट होने के लिए बेस हो। अगर वो ना रहे तो बॉडी कंप्लीट ना हो। जैसे मान लीजिए कि ये आपका चार दीवारी एक रूम है, ठीक है। हम इस रूम को बनाने के लिए मान लीजिए कि अलग अलग दीवार को बैठा के ये रूम बनाना है। हम आपको ये दे दें, इधर वाला दे दें, इधर दे दें, इधर दे दें, इधर दे दें, आपको हम छत दे दें, आपको हम ये बेस ही ना दें, आप इस सबको कहाँ बैठाओगे, कहाँ रखोगे? ठीक है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड सब सारे दीवार को आपको हम दे दें, टोटल दीवार आपको हम दे दें, ठीक है। फिर हम ये छत, ये बेस ना दें, फिर आप दीवार को बैठाओगे कहाँ? लेकिन इस पूरे रूम को खड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए। ये आपका एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर ही हमारे सारे वॉल्स जो है वो टिके हैं, और इन वॉल्स के ऊपर हमारा रूफ टिका हुआ है। इस बेस के ऊपर ये हमारे फोर साइडेड वॉल्स टिके हैं, और इस फोर साइडेड वॉल्स के ऊपर हमारा ये रूफ टिका हुआ है। तब जाके ये कंप्लीट हमारा क्या बना है? रूम बना है। तो इस बेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये बेस फंडामेंटल है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये पूरा बॉडी जो है हमारा क्या है? टिका हुआ है। पूरा बॉडी जो है ये हमारा क्या है? पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, या इस चीज को हम फंडामेंटल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा एक वर्ड है आपके पास, यूनिट। व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या होता है? पहले तो यूनिट आपको किसी स्मॉल थिंग को या स्मॉल कंपोनेंट को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यूनिट जो है ये आपको एक स्मॉल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है जो अपने में बिल्कुल क्या हो? कंप्लीट हो। जो अपने में बिल्कुल क्या हो? कंप्लीट हो। बिल्कुल अपने में कंप्लीट हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक माला है, मोतियों का माला है, या किसी भी चीज़ का आपके पास एक माला है, तो उस मोती के माला में जो एक एक मोती होते हैं वो अपने में कंप्लीट होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल कंप्लीट होते हैं। एक मोती को तुम अगर बाहर निकालो तो वो एक मोती अपने में क्या है? आपका कंप्लीट है। लेकिन उस मोती को मोती से जोड़ के कंप्लीट क्या बनाया जाता है? माला बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यूनिट आपका क्या होता है? तो एक ऐसी चीज जो बहुत ही छोटी हो, या हमारे किसी कंप्लीट बॉडी का क्या हो? आपका बेसिक पार्ट हो, अपने में खुद में क्या हो? कंप्लीट हो, अपने में खुद में एक प्रॉपर फंक्शन को शो करता हो, और उससे मिल के हमारा पूरा एक बॉडी बना होता है, उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन का, इसको एक साथ समझिए, हमारे जीवन का जीवन हमारे जिस बेस पे आधार है, जिस फंडामेंटल पे हमारा जीवन जो है वो आपका बेस्ड है, उस फंडामेंटल के यूनिट पार्टिकल को, उस बेस के यूनिट पार्टिकल को, यानी उस बेस की इकाई चीज को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, जिसके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हमारा लाइफ, हमारा पूरा जीवन जिस बेस पे टिका हुआ है, उस बेस के यूनिट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपना सेल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो सेल बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल यूनिट होता है जीवन का। हमारा जीवन जिस आधार पर टिका हुआ है, उस आधार का जो यूनिट चीज है, जो खुद में बहुत अपने आप को कंप्लीट है, वो है बहुत छोटा लेकिन खुद में कंप्लीट है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब आपको जो है वो समझ में आया। तो हमारे जीवन का जो फंडामेंटल यूनिट है, जिसको हम लोग सेल कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो होगा वो सेल से रिलेटेड चैप्टर होने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम अपने चैप्टर में जो हम लोग पढ़ाई करेंगे ओवरव्यू या कंटेंट, इससे आपको थोड़ा हम रूबरू करा दें कि हम लोग अपने चैप्टर में किस किस कंटेंट को देखेंगे, किस किस टॉपिक को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने सेल इंट्रोडक्शन में। सेल इंट्रोडक्शन में पहले हम सेल के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, सेल के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग सेल इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग आएंगे अपने डिस्कवरी ऑफ सेल पे, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सेल पे जिसमें बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट, बहुत सारे हमारे ऑब्जर्वर जो हैं इस सेल की डिस्कवरी में अपना अपना रोल जो है वो प्ले किए हैं, अपने अपने नॉलेज को क्या किए हैं, आपके इन्वॉल्व किए हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल के बाद हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में, जिसमें हम लोग अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, ठीक। फिर हम लोग बात करेंगे अपने सेल के शेप, अपने सेल के साइज, वॉल्यूम और सेल के नंबर के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। अब सेल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे आपके पार्ट आते हैं, जैसे सेल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, ठीक है। फिर आपका सेल वॉल आएगा, न्यूक्लियस आएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म आएंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, जिसमें आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, क्लोर, बहुत कुछ आएगा। बहुत सारी चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, अपने सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में, फिर हम बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे अपने मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट और उसके टाइप्स के बारे में। फिर हम लोग आएंगे अपने सेल डिवीजन पे, ठीक है। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का मतलब होता है कि एक कंप्लीट बॉडी जो है वो अपने आप को पार्ट में कन्वर्ट करके और वो अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक सिंपल सा हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। आप सभी लोग चॉकलेट्स खाते होंगे, कैडबरी का या कोई भी चॉकलेट खाते होंगे। तो उस अगर बड़े चॉकलेट आप बड़ा वाला चॉकलेट खरीदिए, उसको आप निकालिए, उसमें देखिएगा तो उसमें कंपार्टमेंट बने होते हैं, ठीक है। और वो कंपार्टमेंट से बन बन के क्या होता है, वो आपका कंप्लीट एक चॉकलेट बना होता है। उस चॉकलेट को आप बीच में से तोड़ दीजिए। अब पहले जो पूरा आपका एक बॉडी था चॉकलेट का, अब वो 2 बन गया। अब दोनों को फिर 2-2 पार्ट में तोड़िए, तो अब क्या बन गया, 4 बन गया। फिर उसको तोड़िए तो क्या बन जाएंगे, आपके 16 बन जाएंगे। तो इस तरीके से ये जैसे कि हमारा एक चॉकलेट अपने आप को डिवाइड करके, अपने आप को तोड़ के, अपने आप को ब्रेक करके और अपने नंबर्स को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार से हमारे सेल में भी क्या होता है, डिवीजन होता है। ये सेल भी क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर्स को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो उसी को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। अब सेल डिवीजन में हम लोग 2 प्रोसेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसमें आपका आएगा एक मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। इसमें आप हम लोग सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवीजन के अंदर 2 प्रोसेस को पढ़ेंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। फिर हम लोग एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में जानेंगे। और इस तरीके से हम लोग अपने इस चैप्टर के सारे कंटेंट को, सारे ओवरव्यू को क्या करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 पढ़ के और इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी कंटेंट है, जिसमें आपको हम ये बताएं कि हम अपने इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर होगा, यानी सेल चैप्टर जो होगा हमारा, इसमें हम लोग किस किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा होगा कि व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड ऑफ। इसका आंसर सभी को पता है कि व्हाट इज द लिविंग बीइंग मेड ऑफ। हमारा लिविंग बीइंग जो है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, वो किस चीज़ से मिल के बने होते हैं, यानी उनका यूनिट, उनके बॉडी का यूनिट, चाहे उनकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट हो, चाहे उनकी बॉडी का फंक्शनल यूनिट हो। तो किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट या फंक्शनल यूनिट या फंडामेंटल यूनिट जो है, ठीक है, वो हमारा क्या है। तो हम सभी को पता है, ये जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको सेल को डिफाइन करना हो कि सेल है क्या, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सेल जो है वो हमारे समझिए तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल होता है, उसका आपका एक बेसिक यूनिट है।
अब ये कैसे सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और कैसे सेल एक फंक्शनल यूनिट है इसके बारे में समझते हैं। चलिए, सेल के बारे में कहा गया कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है यानी कि सेल आपका क्या देता है, स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। ये सेल जो है ये सेल स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे हम ये समझ सकते हैं कि ये सेल जो है वो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपके पास हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको हम एग्जांपल लेते हैं किसका, अमीबा का, ठीक है, अमीबा। अब अमीबा जो है ये अमीबा के बॉडी के अंदर एक ही सेल पाए जाते हैं और वो अपने बॉडी में जितने भी प्रोसेस को करता है, चाहे वो आपका इंजेक्शन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो, इजेशन, अपने बॉडी में रिप्रोडक्शन हो, अमीबा अपने बॉडी में जितने भी फंक्शन को परफॉर्म करता है वो उसी सिंगल सेल के द्वारा वो अपने बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस अमीबा के अंदर का जो सेल है वो इस प्रकार से है, ये उसका क्या हो गया, सेल वॉल हो गया, ये क्या हो गया, उस अमीबा का न्यूक्लियस हो गया। तो अब चूंकि एक ही सेल से ये अमीबा बना है तो इस एक सेल के अलावा उसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं। तो ये जो सेल है, ये जो आपका स्ट्रक्चर है किसका, ये जो स्ट्रक्चर है आपके अमीबा के सेल का, ये स्ट्रक्चर जो है आपका अमीबा के सेल का, अब यही स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, अमीबा का, उसके पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर किसका हो जाएगा, उस अमीबा के पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो सेल है अमीबा का वो खुद अपने आप को क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर रहा है। वो खुद सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एक बॉडी का स्ट्रक्चर बन जा रहा है, एक अमीबा का स्ट्रक्चर बन जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेल और जो है हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट को, यानी कि हमारे सेल जो है वो स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, या सेल से भी आपका हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सेल के स्ट्रक्चर से मिलकर क्या होता है, बना होता है। अब दूसरा जो डेफिनेशन था आपके सेल में कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फिर क्या था, फंक्शनल यूनिट। अब इस फंक्शनल यूनिट के बारे में पढ़ो कि फंक्शनल यूनिट क्या होता है। तो जो भी सेल होते हैं उनका अपना एक कंप्लीट क्या होता है, फंक्शन होता है। आपको पहले ही बताएं कि ये सेल क्या है बाबू, ये सेल जो है ये फंडामेंटल यूनिट, ये बार बार लग रहा है ना यूनिट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अपने आप में कैसी हो, कंप्लीट हो। कंप्लीट का सेंस का मतलब कि उसके पास अपना एक क्या हो, स्ट्रक्चर भी हो और उसके पास अपना एक क्या हो, फंक्शन भी हो। ऐसा नहीं कि कोई सेल जो है वो अपने फंक्शन के लिए किसी दूसरे का हेल्प ले रहा है कि चलो दूसरा कोई सेल मिल जाता ना तो हम अपना फंक्शन कंप्लीट कर लेते, या दूसरा कोई सेल मिल जाता ना तो हम अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेते। ऐसी बात नहीं होती है। एक सिंगल सेल जो होता है वो अपने आप में स्ट्रक्चर के व्यू से भी अपने आप में कंप्लीट होता है, और एक सिंगल सेल जो होता है वो फंक्शन के व्यू से भी अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसीलिए सेल को हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट जो अपने आप में क्या हो, कंप्लीट हो। तो कह रहा है कि जैसे सेल के पास अपना एक स्ट्रक्चर था उसी प्रकार सेल के पास क्या होता है, अपना एक फंक्शन भी होता है। सेल जो होते हैं अपने फंक्शन को भी शो करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको हम एग्जांपल दिए थे किसका, अमीबा का। तो ये जो अमीबा है इसके अमीबा के बॉडी के अंदर सिंगल सेल है। अब यही सेल क्या करता है, फंक्शन भी परफॉर्म करता है। यही सेल आपका इंजेक्शन का प्रोसेस करेगा, यही सेल इंजेक्शन का प्रोसेस करेगा, इसी सेल में आपका डाइजेशन होगा, ठीक है, इसी सेल में आपका लास्ट इजेशन तक आपका इसी सेल में होगा। कहने का मतलब है कि एक सेल जो है वो एक स्ट्रक्चर को भी शो कर रहा है, एक स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सेल जो है वो फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि सेल जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। अब देखिए, वैसे तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो बहुत डिफरेंट दिखते हैं, जो कुछ बहुत छोटे होते हैं जो हमारे आँख से दिखते भी नहीं है, कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ आपके सर्वाइवल के आपकी समझिए तो रीजन के आधार पे डिफरेंट होते हैं। किसी का हैबिटेट कुछ और होता है, किसी का हैबिटेट कुछ और होता है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन सब में कॉमन बात एक ये होती है कि जितने भी आपके अर्थ के ऊपर, हमारे पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट, एक बहुत ही छोटे यूनिट से ही मिलके बने होते हैं, ठीक है। एंड उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। उस माइक्रोस्कोपिक यूनिट को, उस बेसिक यूनिट को, उस एलिमेंट्री यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। चाहे वो आपके इस अर्थ के ऊपर रहने वाले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो,
ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो एक सेल से मिलके बने हैं कि एक से ज़्यादा सेल के मिलके बने हैं। अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक सेल से मिलके बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आपको एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना होता है उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के नाम से जानते हैं। देखिए, सेल को समझने के लिए एक और एग्जांपल आपको हम यहाँ दिए हैं। जैसे कि ये क्या है, एक सिंगल ब्रिक है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक सिंगल ब्रिक है, और ये क्या है आपका, वॉल है, पूरा एक वॉल। वॉल कहने का मतलब कि ये आपका कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिक्स है। अब देखिए, ये जो आपका एक सिंगल ब्रिक है, सिंगल ब्रिक जो अपने आप में स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट है, देखो अब वो कंप्लीट है, अपने आप में स्ट्रक्चर में भी कंप्लीट है और अपने आप में फंक्शन में भी कंप्लीट है। अब ये सिंगल ब्रिक किसको शो कर रहा है, सिंगल ब्रिक आपके एक सेल को शो कर रहा है। एक्चुअल में ये कौन सा सेल है, ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ प्लांट सेल ही होगा, यहाँ पे आपका एनिमल सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंगल ब्रिक जो है वो प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है या एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कंप्लीट जब ये आपके ब्रिक से ब्रिक मिल के कंप्लीट एक वॉल बना देंगे, एक बॉडी बना देंगे, तो वो किसको शो करेगा, वो एक प्लांट को शो करेगा या आपका एक एनिमल को शो करेगा। तो यहाँ पे आपको सेल को समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिला होगा कि सेल बेसिकली आपके एक ईंट का शो कर रहा है। यानी ईंट जो है हमारे पूरे दीवार में जो लगा एक एक ईंट है, वो हमारे पूरे एक बॉडी में, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो एनिमल बॉडी हो, उसका एक सेल है। और हमारे उस पूरे ईंट से मिलकर जो दीवार बन गया, वो दीवार हमारा पूरा वो बॉडी जो है, चाहे वो प्लांट का बॉडी हो चाहे वो एनिमल का बॉडी हो, उसको क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि सेल के नंबर के बेसिस पे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने सेल्स के मिलने से बने हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक सेल के मिलने से बनते हैं उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। जो एक से ज़्यादा सेल के मिलने से बनते हैं उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जानते हैं। तो जो सिंगल सेल से मिल के बने होते हैं, यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टी सेलुलर एक से ज़्यादा सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं उनके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे एक्टिविटीज एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मल्टी सेलुलर में आपके अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग आपके सेल जो हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक सेल आपका एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी को शो करता है, लेकिन ऑल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, अब इस यूनिसेलुलर में कोई आपका सेल का डिवीजन नहीं होता है। सेल की डिवीजन यानी लेबर का आपका डिवीजन नहीं होता है कि ये सेल ये काम करेगा, ये सेल ये काम करेगा। सिंगल सेल है ना बाबू। सिंगल सेल का मतलब कि उसके बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितना भी आपका काम हो रहा है, सब उसी सेल के द्वारा होगा। तो एक ही सेल है, तो यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वहाँ पे आपका क्या हो, काम का बंटवारा हो, लेबर का बंटवारा हो, ठीक है, कि ये काम तुम, वहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या है, आपका डिवीजन ऑफ लेबर होता है। एक खास प्रकार के काम के लिए, एक खास प्रकार के फंक्शन के लिए एक सेल या आपका एक सेल का टाइप जो है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरे काम के लिए दूसरे तरह के सेल को चुना जाता है या दूसरे तरह के सेल दूसरे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कहने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो आपका वर्क है, जो लेबर है, उस लेबर अलग अलग लेबर के लिए आपके अलग अलग टाइप के सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ सेल होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर। नेक्स्ट है कि जब सारे फंक्शन ये एक ही सेल से करेंगे यूनिसेलुलर, तो जाहिर सी बात है कि रिप्रोडक्शन जो है ये भी आपका एक ही सेल से करेंगे। लेकिन आपका कुछ ऐसे जो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं वो आपके एक सेल से रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। मल्टी सेलुलर में आपकी रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग टाइप के सेल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। देखिए, ओनली सम सेल्स ऑफ बॉडी कॉल्ड जर्म सेल्स टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, अदर सेल्स सोमेटिक सेल्स रिमेन इंटरेक्ट। यानी कि जो हमारे बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल आपके क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको हम लोग जर्म सेल्स बोलते हैं। बाकी अदर सेल जो होते हैं वो आपके उस रिप्रोडक्शन से उनको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए, द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो जीवन काल होता है, जो लाइफ स्पेन होता है, बहुत कम का, बहुत छोटा होता है, बहुत आपका कम होता है। लेकिन जो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं उनका लाइफ स्पेन जो होता है वो ज़्यादा होता है, लंबा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। चलिए,
अब हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक जिसको याद रखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हो वो कहाँ से आया, कैसे आया, कौन कौन उसको दिए, कैसे इन्वॉल्व किए, उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ। तो सबसे पहला नाम आता है सेल के डिस्कवरी में, वो है रॉबर्ट हुक का। ठीक है, रॉबर्ट हुक का डिस्कवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंककि इन्होंने आपका सबसे पहले इस सेल की दुनिया में अपने कुछ जो भी बात रखा, इन्होंने सबसे पहले रखा। कब रखा? वो साल था आपका 1665 ईस्वी में ये अपने खुद से डिजाइन किए गए एक माइक्रोस्कोप में इस सेल को डिस्कवर किए। अब ये कैसे सेल को डिस्कवर किए? इन्होंने आपके एक ट्री के बार्क में से, ठीक है, एक पेड़ का जो बाहरी जो लकड़ी वाला छाल होता है उसी में, उसको बार कहते हैं, जो आपका वुडी स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बार कहते हैं। तो इन्होंने एक ट्री के बार्क में से उस आपके कर्क को क्या किया? एब्जॉर्ब। इन्होंने कर्क को निकाला। कर्क बेसिकली आपकी उस बार्क, उस छाल में से निकलने वाला एक कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है। उस कर्क को निकाल के और निकालने के बाद उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप पे क्या किया? माइक्रोस्कोप पे डाल के उसको एब्जॉर्ब किया। तो देखिए कुछ इस प्रकार का इन्होंने अब अपने ऑब्जर्वेशन में देखा। सबसे पहले तो ये इनका माइक्रोस्कोप था जो हमारे रॉबर्ट हुक साहब थे, उनका अपना सेल्फ डिजाइन किया गया माइक्रोस्कोप ये है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये पेड़ के बार्क में से जो इन्होंने कर्क निकाला, उस कर्क को उस अपने माइक्रोस्कोप पे जब उन्हें रख के देखा तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर को इन्होंने देखा। तो जब ये कर्क को देखे तो ये अपने कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखें कि इसमें क्या बने हुए हैं, एक कंपोनेंट रूम बना, समझिए तो ये घर बना हुआ है, छोटा छोटा कंपोनेंट बना हुआ है। तो जब इन्होंने इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखा उस कर्क में तो इनको कुछ याद आया। इनको ये चीज याद आई कि ऐसा कुछ ना कुछ हम तो पहले देखे हुए हैं। तो जब ये बहुत ज्यादा दिमाग लगाए तो इनको ये पता चला कि हाँ, हम क्या देखे हैं? मधुमक्खी का जो आपका समझिए तो होम होता है, इसको हम लोग बीहाइव कहते हैं। उस बीहाइव को हम लोग क्या है, हमको क्या क्या है, देखे हैं पहले से। अब वो बीहाइव जो है, उस बीहाइव में भी ध्यान से देखिएगा तो इसी प्रकार का क्या होता है? आपका कंपोनेंट होता है। इसी प्रकार का क्या होता है? कंपोनेंट होता है। अब ऐसा वो जब देखे तो कुछ सोचे समझे नहीं और डायरेक्ट जो ये कंपोनेंट बने हैं इस बार के कर्क पे, जो ये रूम बने हैं, जो ये कंपोनेंट बने हैं, उसको उन्होंने नाम दे दिया किसी का? सेल का। यही उन्होंने क्या किया? इस स्ट्रक्चर को, इस कंपोनेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। और बोला कि ये सेल से हमारे कर्क बना है, ये सेल जो है इससे कर्क बना है, कर्क से बार्क बना है और बार्क से हमारा पूरा बॉडी, पूरा जो पेड़ बना है। तो ये जो कंपोनेंट आया, ये हमारा जो कंपोनेंट आया, इसी को हम लोग उन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया, जो 1665 ईस्वी में इनके द्वारा डिस्कवर किया गया। पहला आपका सेल की दुनिया में क्या था? एक समझिए तो डिस्कवरी था, रॉबर्ट हुक। इसके बाद बहुत सारे आपके डिस्कवरी हुए। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अपने डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक के बारे में और कौन कौन सा डिस्कवरी हुआ। तो फिर नाम आता है आपका एंटोन वन ल्यूवेनहुक के बारे में। ठीक है, एंटोन वन ल्यूवेनहुक। अब ये जो है आपके ल्यूवेनहुक साहब, इन्होंने 1674 यानी 1674 में माइक्रोस्कोप के हेल्प से ये क्या डिस्कवर कर रहे हैं? ये डिस्कवर कर रहे हैं फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1674। समझिएगा, ल्यूवेनहुक साहब जो है वो 1674 ईस्वी में, यानी कि हमारे रॉबर्ट हुक 1665 में किए थे और उनसे लगभग 9 साल के बाद, ठीक है, 1674 ईस्वी में ये तालाब के पानी में से, पॉन्ड वाटर में से क्या डिस्कवर कर रहे हैं? फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर कर रहे हैं। फर्क समझिएगा कि हमारे रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था और ये क्या डिस्कवर कर रहे हैं। जो हमारे ल्यूवेनहुक साहब हैं, ये पॉन्ड वाटर में से फ्री लिविंग सेल्स को और वो वुडी स्ट्रक्चर में से डेड कर्क, जो हमारा वुडी स्ट्रक्चर था तो डेड है, उस डेड कर्क में से सेल को डिस्कवर किए थे, कंपार्टमेंट को डिस्कवर किए थे और नाम दिए थे सेल का। तो वहां पे जो रॉबर्ट हुक साहब थे वो डेड सेल का डिस्कवर किए थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ल्यूवेनहुक साहब जो हैं, ये हमारे पॉन्ड में से फ्री लिविंग सेल को, यानी कि आप जिंदा सेल को, लिविंग सेल्स को क्या कर रहे हैं? डिस्कवर कर रहे हैं 1674 में।
ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1678 में यही आपका लीवेनहुक साहब जो है यही आपका स्पर्म का डिस्कवर किए। कहाँ कहाँ आपका ये स्पर्म का डिस्कवर किए, तो स्पर्म का डिस्कवर ये ह्यूमन में, डॉग में, रैबिट का, फ्रॉग का, फिश में, इंसेक्ट में, यहाँ पे इन्होंने स्पर्म सेल का क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है। अब ये स्पर्म क्या होता है आप सभी को पता है, आपको क्लास 8 के रिप्रोडक्शन में पढ़ किया है। स्पर्म जो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल को हम लोग स्पर्म बोलते हैं। चलिए, तो 1665 ये रॉबर्ट हुक के नाम था। 1674 जिसमें पॉन्ड में से लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया, ये लीवेनहुक। और फिर आपका आ गया ये 1678 स्पर्म सेल, जिसमें आपको यही लीवेनहुक जो है यही क्या किया, डिस्कवर किया। ठीक है। फिर आपका लगभग 100-150 साल बाद 1831 में, ठीक है, 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन है। ये 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर किया हमारे प्लांट सेल के अंदर। ठीक है। चलिए, तीसरा हम लोग बात करेंगे पुरकिंजी के बारे में, यानी इनका पूरा नाम है J.E. पुरकिंजी, जो 1839 यानी 1839 में इन्होंने एक टर्म डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म जो है ये अपने सेल के अंदर जो हमारे लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं उस फ्लूइड सब्सटेंस में ही ये प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए थे। कहाँ डिस्कवर किए थे, हमारे सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं वहाँ पे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया था। तो आपको बस नाम, कब और किस चीज़ का डिस्कवरी, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं 1866 में हैकल। ठीक है। हैकल ने क्या एस्टेब्लिश किया, हैकल ने ये बताया कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, ये न्यूक्लियस हमारे इस हेरिडिटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि वैसे प्रॉपर्टीज, वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो रिप्रोडक्शन के दौरान एक पेरेंट्स में से हमारे बेबी में क्या होते हैं, कैरेक्टर का ट्रांसफर जो करते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो हैकल थी उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर आपका ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो स्टोर भी होता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियस से ही हमारा हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ये ट्रांसमिट भी होता है, ट्रांसफॉर्म भी होता है आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, यानी कि पेरेंट्स बॉडी से और हमारे बेबी के बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कौन बताया, हैकल। कब बताया, 1866 में। उसके बाद आता है हमारा सेल थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो हमारे सेल की दुनिया में जो है बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। सेल थ्योरी जो है बेसिकली आपके दो साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, जिनका पहला नाम था जैकब मैथियस स्लीडन एंड दूसरे थे आपके थियोडर स्वान। ठीक है। इनको हम लोग ऐसे इनके टाइटल से भी हम लोग हमेशा जानते हैं, अक्सर बुक में इनका टाइटल ही आपको मिलता है स्लीडन एंड स्वान। स्लीडन एंड स्वान ने ही क्या किया था, सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। ठीक है। तो आइए हम लोग इस सेल थ्योरी को इंडिविजुअल इनके नाम से पढ़ते हैं कि इनमें से कौन किसका क्या कंट्रीब्यूट था। तो सबसे पहले आपका नाम आएगा स्लीडन का। स्लीडन 1838 में 1838 में जो ये जर्मन बोटनिस्ट थे, इन्होंने ये बताया कि हमारे जितने भी प्लांट हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, ठीक है, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये सेल से मिल के बने हैं, ये सारे प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिल के बने हैं। तो स्लीडन का आपका आइडिया ये था जो हमारे 1838 में दिया गया था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, या ऑल प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। फिर एक ही साल बाद 1839 में थियोडर स्वान इन्होंने अपना एक दूसरा आइडिया दिया, जो कि आपका जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। अपना इन्होंने एक दूसरा आइडिया दिया क्या, कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक, प्लांट्स नहीं, जितने भी आपके एनिमल्स हैं और साथ साथ प्लांट्स हैं, ये सभी आपके एलिमेंट्री पार्ट, बेसिक पार्ट से मिलके बने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जो स्लीडन थे उन्होंने सिर्फ प्लांट के बारे में बताया कि ऑल द प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ सेल्स 1838 में। लेकिन 1839 में जो ये हमारे स्वान थे उन्होंने ऑल एनिमल्स और प्लांट्स, इन दोनों के बारे में बताया कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं या जितने भी प्लांट्स हैं, ये दोनों किससे मिलके बने हैं, ये दोनों आपके सेल से मिलके बने हैं। चलिए,
अब ये दोनों जो आपकी बातें थी स्लीडन की और स्वान की, यानी प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, इन दोनों को कंबाइन करके और बना दिया गया क्या, सेल थ्योरी। इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनाया गया, हमारा सेल थ्योरी बनाया गया। इसलिए कहा जाता है कि ये सेल थ्योरी जो है वो स्लीडन और स्वान के द्वारा 1839 और 1838 के अंतराल में दिया गया आपका थ्योरी है। अब इसी सेल थ्योरी को फिर से रिफाइन किया गया 1855 में। 1855 में किसके द्वारा, जिनका नाम था आर वर्कोव जिनका नाम था, जो कि हमारे जर्मन के एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि इस सेल थ्योरी को थोड़ा सा और रिफाइन करके ये बताया कि जितने भी आपके सेल होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हैं चाहे एनिमल सेल हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके बनते हैं। यानी जो सेल आपका पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो सेल आपका पहले से इस दुनिया में है, इस बॉडी में है, उसी से आपका क्या होता है, नया सेल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हम बात बताएं कि जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, ठीक है, इस प्री सेल का तो मतलब समझते हैं आप लोग कि सेल क्या होता है। सर प्री एग्जिस्टिंग सेल क्या होता है इसके बारे में, तो उसके लिए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जो हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहते हैं, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट बेसिकली पहले तो आप लोग एक बार सीड से पढ़ते हो, सीड के द्वारा, और दूसरा आप लोग पढ़ते हो उनके पार्ट से, ठीक है, बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट्स ऑफ पेरेंट प्लांट। जो पेरेंट प्लांट होते हैं उनके बॉडी पार्ट से आप लोग क्या पढ़ते हो, रिप्रोडक्शन पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम बात करें रोज का, तो रोज का हम लोग रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, जो एक पेरेंट रोज होता है उसके स्टेम को क्या करते हैं हम लोग, काटते हैं, ठीक है, जो स्टेम में क्या हो, बर्ड लगा हुआ, तो बर्ड कंटेनिंग स्टेम को हम लोग काटते हैं और उसको लाके अपने सॉइल में हम लोग क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका नया एक रोज प्लांट मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि पहले से जो आपका एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा था, उसी प्लांट से आपने क्या किया, एक नया प्लांट को ग्रो कराया, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि तो सर सीड में क्या होता है, सीड में तो कोई पहले से प्लांट ग्रो नहीं करता है, तो थोड़ा सा अपने नॉलेज को और इंप्रूव करो। ये सीड आता कहाँ से है, ये सीड जो है वो आता कहां से है, पहले से जो प्लांट आपका मैच्योर हो गया है उसी से ना ये सीड निकलता है। तो पहले से जो प्लांट आपका मैच्योर हो गया है उससे सीड निकला, और फिर उस सीड से तुम क्या कर रहे हो, नए प्लांट को ग्रो करा रहे हो। तो कहीं ना कहीं बात तो फिर वही आ गया कि आप पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी से आप नए प्लांट को क्या करा रहे हो, ग्रो करा रहे हो। तो जिस प्रकार से ये प्लांट के बारे में आपने समझा कि पहले से जो आपका एक प्लांट एग्जिस्ट कर रहा है उससे आप नए प्लांट को क्या कर रहे हो, ग्रो करा रहे हो, उसी प्रकार से आप ये अपने सेल थ्योरी के बारे में समझो, जो आपका रिफाइन किया गया था हमारे वर्क्यू के द्वारा। वर्कोव ने ये कहा था कि जो हमारे सेल होते हैं प्लांट बॉडी में या एनिमल बॉडी में, ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये पहले से जो उस बॉडी में हमारे सेल क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आपके क्या होते हैं, न्यू सेल का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। तो ये सब चीजें, ये आपका क्या था, डिस्कवरी ऑफ सेल था। ये क्या था आपका, डिस्कवरी ऑफ सेल था। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में बेसिकली आपको जो पॉइंट याद रखना है वो आपको कब, कौन और क्या। सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जो आपका एक ट्री के बार्क के कर्क में से एक कंपोनेंट को ऑब्जर्व किया और उस कंपोनेंट को नाम दिए सेल। फिर 1674 ईस्वी में जो आपके लीवेनहुक थे, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 1674 ईस्वी में अपने पॉन्ड यानी तालाब के पानी में से फ्री लिविंग सेल को क्या किया, डिस्कवर किया। फिर 8 साल बाद इन्होंने ही हमारे एनिमल जैसे डॉग, रैबिट, फ्रॉग, फिश, इंसेक्ट या ह्यूमन बीइंग में से स्पर्म को क्या किया, डिस्कवर किया। फिर 1831 में जो हमारे रॉबर्ट ब्राउन जो कि स्कॉटिश बोटनिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया प्लांट सेल में। फिर 1831 के बाद फिर आप लोग आ जाओ कहाँ पे, 1839, यानी कि आप लगभग 8 साल बाद प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा, पुरकिंजू के द्वारा, जो हमारे सेल के अंदर जो लिविंग फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं उससे आपका लिया गया था। फिर 1866 यानी 1866 में हैकल के द्वारा ये बताया गया कि जो न्यूक्लियस आपका डिस्कवर हो गया था, उस न्यूक्लियस में ही आपके हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टोर भी होते हैं और ट्रांसमिट भी उसी से होते हैं। फिर आपका 1866 के बाद 1838 में और 1839 में बहुत ही बड़ा आपका एक सेल में क्या आया, थ्योरी आया, जो स्लीडन और स्वान के द्वारा लाया गया, जिसमें ये बताया गया कि जो हमारे प्लांट सेल होते हैं या एनिमल सेल होते हैं, या प्लांट या एनिमल होता है, वो हमारे सेल से मिलकर बना होता है, या इनका बॉडी जो है ये सेल से ही कंसिस्ट होता है, सेल ही से ही इनका बॉडी बना हुआ है।
फिर हमारे इस सेल थ्योरी में एक और रिफाइन किया गया किसके द्वारा, वर्को के द्वारा 1855 में, और ये बताया गया कि जो हमारे प्लांट में या एनिमल में जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले से जो आपका सेल एग्जिस्ट कर रहा है उसी से ये सेल क्या होते हैं, अराइज होते हैं, उसी से ये सेल क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। इस तरीके से आपका ये जो सेल का पार्ट 1 था, हम लोग अपने इस पार्ट 1 में अपने सेल के इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग सेल के डेफिनेशन, ठीक है, सेल के डिस्कवरी, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई किए। ठीक है, समझिए। तो आज बहुत बेसिक ही क्लास था। आज हम अपने इस जो हमारा चैप्टर का नाम है उसी पे हम लोग बस पढ़ाई कर रहे थे कि सेल का डेफिनेशन क्या है, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ। अभी हम लोग अपने आगे के चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा पार्ट में, इसका टेंशन हम लोग को नहीं लेना है कितना पार्ट इसका बनेगा नहीं बनेगा, बहुत ही बारीकली और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे जिससे हमारा एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो सके। आई होप कि आपको डिस्कवरी और डेफिनेशन में कोई डाउट ना होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं, और जो इसका स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा उसमें आपके जितने भी ये नोट्स हैं या जितने भी आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ये सब आपको उस स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे, जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपका डाउट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हम लोग इसी चैप्टर के सेकेंड पार्ट है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ाई करिए।